तो शुरू करें या इधर करें? सभी यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधु, मैं शुरू में ही कह दूँ ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। हाँ, तो आपको जो प्रश्न पूछने हैं आप यशवंत सिन्हा जी से पूछिएगा। यहाँ के जो मध्य प्रदेश के हालात हैं उनसे अच्छी तरह परिचित हैं। आज क्या संदेश जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास केवल पैसा, पुलिस और प्रशासन बचा है। मुझे हर एक घंटे में 2-3 व्हाट्सएप आते हैं कि आज यहाँ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कार्रवाई हो रही है। जानबूझ के किया क्या? ये इनकी कोई, इन सब चीज़ों में इनकी कोई सीमा नहीं है। और आप भी प्रजातंत्र की बहुत महत्वपूर्ण नींव है, बहुत बड़ी नींव है। आपके जेब में पेन, कंधे में कैमरा और पीछे से हाथ बंधे हुए। मुझे आपको इसका परिचय नहीं देना, ये मैं खुद जानता हूँ। बहुत सारे आप इससे परिचित हैं। आज ये दबाने की राजनीति, डराने की राजनीति, खरीदने की राजनीति, इसकी कोई सीमा नहीं है। और अभी एक विधायक ने उनके कहा हमारे विधायक दल की बैठक में कि मुझे फ़ोन आया था कि हम इतना पैसा देते हैं, आप हमें वोट दीजिए। अब राष्ट्रपति चुनाव को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। मुझे उम्मीद है कि इसका खुलासा जो है आप सब जरूर करेंगे। ये प्रश्न एक पार्टी का नहीं, ये प्रश्न अपने देश के संविधान, अपने देश की संस्कृति का है। और ये जो राजनीति है, ये जो राजनीति का उपयोग किया जा रहा है, ये राजनीति नहीं है। राजनीति और हमारे देश के जो नियम है, कानून है, ये हमारे संविधान के अंदर है। तो आज सबको किस प्रकार से कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। एक बीजेपी के विधायक ने, तो आपने देखा होगा, उसने खुल के कहा कि ये चुनाव करने का फ़ायदा क्या, वो पंचायत चुनाव में, हाँ ये पंचायत चुनाव में करने का फ़ायदा क्या, ये तो पुलिस लड़ रही है, प्रशासन लड़ रही है, तो ये चुनाव ही नहीं कराना चाहिए। सीधा आप सर्टिफिकेट जिसको देना है दे देते। ये एक बीजेपी के विधायक कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हमारे लोगों को किस तरह आज जनपद सदस्यों को, जिला परिषद सदस्यों को दबाने की, खरीदने का प्रयास किया जा रहा है हर जगह। और कैसे जो इनके जीते भी हैं, पुलिस और प्रशासन के दम पर जो जीते हैं, ये बात आप स्पष्ट है। और मुझे उम्मीद है कि इसका आप खुलासा करेंगे, आप खुलासा करेंगे, क्योंकि ये एक पार्टी की बात नहीं रही। ये आपका दायित्व बनता है, जिस प्रोफेशन से आप आते हैं, जो हमारे प्रजातंत्र का, मैंने जैसे कहा, बहुत बड़ी नींव है। मुझे विश्वास है कि आप सब चीज़ों का, अगर कांग्रेस की बात होगी, कांग्रेस का भी खुलासा करिए। पर जो सच्चाई है, आप सच्चाई के साथ जुड़े रहिए, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। मैं यशवंत सिन्हा जी से आमंत्रित करता हूँ कि आपको संबोधित करें। सर, एक बच जाने दीजिए ना, बाकी पत्रकार भी आगे ही होंगे, तब तक आप अनौपचारिक बातचीत करें। वरना सब ये कहेंगे कि जानबूझ के कर दी जल्दी। सब आ गए? लाइट चल रहा है। हाँ, फिर वो सब लोग कहेंगे। अब मैं क्या करूँ? लाइट चली गई। लाइट चल रहा है। हाँ, लाइट चल रहा है। लाइट चल रहा है। लाइव चल रहा है। तो यशवंत सिन्हा जी को मैं निवेदन करता हूँ कि आपको संबोधित करें।
बहुत बहुत धन्यवाद कमलनाथ जी। मीडिया के हमारे मित्रों, आज आपसे मिलकर यहाँ पर बहुत खुशी हो रही है। मैं इस अवसर का स्वागत करता हूँ कि मुझे एक बार फिर अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। इसके ठीक पहले यहाँ के विधायक दल की बैठक हुई थी और वहाँ पर हम लोगों ने आपस में बातचीत की। मैंने एक दो बातें उस बैठक में कही जिससे कि मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। मुझे इतना अफसोस है आज के दिन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आई एम रियली पेन्ड। मैं बहुत दुखी हूँ कि विधायकों की बैठक में एक विधायक महोदय खड़े हुए और उन्होंने कहा कि उनको फ़ोन आ रहे हैं, उनको मॉनेटरी ऑफर किया जा रहा है और कहा जा रहा है इतने पैसे ले लो और वोट हमारे कैंडिडेट के पक्ष में। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी वह भारतीय जनता पार्टी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी वाली, जो एक वोट से लोकसभा में चुनाव हार गई थी। उस भारतीय जनता पार्टी जिसका मैं एक मेंबर था, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं आज की भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ कि जैसे वो एम्ब्लेम में खुले मुंह का शेर उन्होंने बनाया है, उसी तरह खुले मुंह से सरकार सबको चबा जाना चाहती है। सरकार हमसे क्यों डर गई? मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी इस बात की कि अगर मैं इस चुनाव में खड़ा हो जाऊंगा तो सरकार का हाल बेहाल हो जाएगा। लेकिन हो गया। आज सरकार डर गई है, भारतीय जनता पार्टी डर गई है और इसलिए उन्होंने ये अब नया तरकीब शुरू किया कि वो विधायकों को फ़ोन कर करके उनका खरीद फरोख्त करेगी, जैसा उन्होंने अभी तक किया सरकारों को गिराने के लिए। यहाँ किया, कर्नाटक में किया, महाराष्ट्र में अभी हमने देखा, गोवा में उनका जो उनकी चाल थी वो फेल हो गई। वहाँ पर सत्ता में होने के बावजूद वो कांग्रेस के विधायकों को तोड़ना चाहते थे। इस तोड़ फोड़ का नतीजा क्या मतलब है? राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले इस प्रकार का तोड़ फोड़ वही करेगा ना जो अनश्योर है, जिसको विश्वास नहीं कि हम जीत रहे हैं। तो पैसे दे के विधायकों को खरीदना, इससे बड़ा प्रजातंत्र में कोई अपराध हो सकता है क्या? और आज यहाँ भोपाल में प्रत्यक्ष उसका दर्शन हुआ। लेकिन शायद अगर पार्लियामेंट के मेंबर्स इस बात को उठाना चाहेंगे पार्लियामेंट में और कहेंगे कि ये भ्रष्टाचार है, करप्शन है, तो उनको ये कह के रोक दिया जाएगा कि अनपार्लियामेंट्री शब्द है, इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। आपने देखा ना वो लिस्ट, जो नया एक लिस्ट आया है कि कौन कौन से शब्द अनपार्लियामेंट्री हो गए। उसमें जुमला जीवी अनपार्लियामेंट्री हो गया, स्नूप गेट हो गया, डिक्टेटोरियल हो गया, तानाशाह हो गया, विनाश पुरुष हो गया। ये सारे के सारे शब्द जो हैं इनकॉम्पिटेंट, ये तक अनपार्लियामेंट्री हो गया। तो मैं अभी विधायकों के समक्ष कह रहा था कि इसका मतलब यही हुआ कि आप पार्लियामेंट में खड़े हुए दोनों सदनों में और केवल सरकार का स्तुति गान कीजिए, वही पार्लियामेंट्री रहेगा। अगर आपने शिकायत की तो उसको एक्सपंज कर दिया जाएगा ये कह के कि अनपार्लियामेंट्री है। आज
एक यहाँ का लीडिंग अखबार है जिसमें खबर देखकर फ्रंट पेज की खबर है, हेडलाइन में, उसको देखकर मैं दंग रह गया। वो खबर क्या है? कांग्रेस के 28 आदिवासी विधायकों पर भाजपा की नजर, क्रॉस वोटिंग की तैयारी। और जब मैं यहाँ आया तो प्रत्यक्ष प्रमाण उसका मिला। जब क्या नाम था उन विधायक महोदय का? उमंग उसने तो उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है ना। उन्होंने यहाँ मीटिंग में कहा साफ शब्दों में कि किस प्रकार उनके ऊपर दबाव है, किस प्रकार की राजनीति इस देश में हो रही है। डू वी वांट दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स इन दिस कंट्री? भूल जाइए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इन्होंने शुरू से कह दिया कि यशवंत सिन्हा हारे हुए उम्मीदवार हैं, हम बारी मोहम्मद से जीत रहे हैं। तो फिर आपको चिंता किस बात की है? क्यों आप यहाँ के 28 आदिवासी विधायकों पर नजर रखे हुए हैं और कह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग कराएंगे? क्यों? सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज दिस कि ये जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, ये केवल राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो रहा है, ये एक तरह से भारत के भविष्य का चुनाव हो गया आज के दिन। जो लोग चाहते हैं कि यह व्यवस्था हमारे देश में चले, विधायकों का खरीद फरोख्त हो, चुनी हुई सरकारों को गिराया जाए, जो भी चुनाव होगा उसमें जीतने के लिए किसी भी छल कपट का प्रयोग करो, धनबल का प्रयोग करो, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करो, आप सब जानते हैं उसके बारे में। लेकिन सत्ता हमारे कब्जे में होनी चाहिए। आज हमारी लड़ाई इन्हीं सब चीज़ों के खिलाफ है और मुझे इस बात की खुशी है कि आज मैं इसका एक प्रतीक बन गया हूँ, सिंबल बन गया हूँ और देश भर में घूम के मैं अपनी बात रख चुका हूँ। आज यहाँ भोपाल में हूँ, कुछ राज्य बच गए, लेकिन अब अगले 2 दिन में मैं अपने गृह राज्य बिहार और झारखंड जाऊंगा, वहाँ अपनी बात रखूंगा एंड दैट विल बी द एंड ऑफ माय कैंपेन। तो एक मिनट, इसलिए आज का जो ये मीडिया इंटरेक्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट मेरे लिए इसलिए है कि यहाँ पर जो बातें ध्यान में आई हैं और जो आज या कल के डेवलपमेंट्स हैं वो अत्यंत चिंताजनक हैं भारत देश में प्रजातंत्र की बहाली के दृष्टिकोण से। तो इसलिए हमें इस लड़ाई को लड़ना है और मैंने विधायकों से कहा, कमलनाथ जी से कहा कि हमारी लड़ाई जारी रखनी चाहिए, जारी रहनी चाहिए और मैं सारे विपक्षी दलों से आग्रह करूंगा कि बात यही नहीं रुकनी चाहिए। लेट अस कंटिन्यू दिस स्ट्रगल और उसके लिए जो कुछ भी करना है हमको करना चाहिए। मैं तो जानना चाहता हूं जो दल भाजपा में नहीं हैं शामिल, एनडीए में भी शामिल नहीं हैं, उन लोगों से कि आज का जो डेवलपमेंट है उसको देखते हुए क्या वो उसको एंडोर्स करेंगे। बीजू जनता दल, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, वाईएसआर कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, जेडीएस से पूछना चाहता हूँ, शिरोमणि अकाली दल से पूछना चाहता हूँ, जेडीयू से पूछना चाहता हूँ, कि शिवसेना से पूछना चाहता हूँ क्या ये एंडोर्स करते हैं ये नया जो नियम आया है पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, किस भाषा में आप बोलेंगे उसको। लेट देम कम आउट ओपनली से हम करते हैं एंडोर्स, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। धन्यवाद। सर ये नाम बताया किसने ऑफर किया? इतना गंभीर आरोप बताया अभी सबने उन्होंने बताया था, सबने देख लिया है, आप सब भी जानते हैं, व्हाट्सएप में चल रहा है। उमंग सिंगार ने खड़े होकर कहा, उनको किसने ऑफर किया? वो आप उनसे पूछिए,
उन्होंने तो खास अपने स्टेटमेंट में कहा, मैं तो व्हाट्सएप देख रहा था। हाँ, आप खुद जानते हैं किसने कहा। नाम भी लिया है उन्होंने। उसने तो नाम भी लिया है। सर, आप विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार हैं और बीजेपी और एनडीए के उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी को उतारा है। वो ये कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने उतारा है, तो आप कैसे देखते हैं? मैं तो इतना निवेदन करूंगा कि राष्ट्रपति के पद में कुछ नहीं रखा है, उनको देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करें मोदी जी, तब ना वो कुछ काम करके दिखाएंगी। लेट हर बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, व्हाई ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यशवंत सिन्हा जी, आपने अभी कहा कि महाराष्ट्र में एक बड़ी पार्टी जिसका अभी आपने नाम लिया, उसने तो अपना समर्थन बता रहे कि दे दिया बीजेपी को, शिवसेना की बात कर रही है। मैंने कहा ना, मैंने खुद ही कहा कि पहले उस पार्टी को तोड़ दिया उन लोगों ने, उस पार्टी की सरकार को गिरा दिया, उसके मुख्यमंत्री को अपदस्थ कर दिया, और उसके बाद जो ये पूरा खेल चल रहा है जिससे आप भी भली भांति परिचित हैं, मैं भी हूँ, उसी का इस्तेमाल करके उन्होंने उनको फोर्स किया कि तुम हमारे उम्मीदवार का समर्थन करो। ये दिस होल गेम बिकेम वेरी क्लियर महाराष्ट्र वाला जब ये बात सामने आ गई। यशवंत जी, आप खुद भाजपा में रहे हैं, उस भाजपा में और आज की भाजपा में क्या फर्क दिखाई देता है आपको? मैं मानता हूँ कि दोनों अलग अलग पार्टियाँ थी। मैंने आपसे अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिसका नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी करते थे, उसकी सरकार थी जो 1999 में एक वोट से लोकसभा में विश्वास मत हार गई थी, आपको याद होगा। एंड आई रिगार्ड दैट एज ए वेरी मैजेस्टिक चैप्टर ऑफ आवर डेमोक्रेसी कि एक वोट से सरकार गिर गई। आप कल्पना कर सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की कहीं की सरकार, केंद्र की या राज्यों की, एक वोट से पराजित हो जाएगी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। सोच भी नहीं सकते हैं। और आपको ये भी याद होगा कि उस समय विश्वास मत हारने के बाद वाजपेयी जी ने कहा था कि मंडी थी, मंडी सजी हुई थी, मंडी में माल भी था, माल बिकाऊ भी था, लेकिन हमने खरीदना उचित नहीं समझा। आज खरीदने की बात जो उमंग सिंह जी विधायक हैं उन्होंने साफ बता दिया। कहाँ से कहाँ भारतीय जनता पार्टी है। आपका जो गृह राज्य बिहार झारखंड की बात आप कर रहे हैं, वहाँ जाएंगे, वहाँ से क्या उम्मीद है? वहाँ से हमको भरपूर उम्मीद है। आप जरा 1-2 दिन इंतज़ार कर लीजिए, वहाँ भी जाऊँगा, मैं वहाँ पत्रकार वार्ता करूँगा और पूरी तरह से अपनी बात रखूँगा। आप इस तरीके के घटनाक्रम का जिक्र कर रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव में, उसको लेकर के आप क्या कदम उठाएंगे या क्या आयोग से डिमांड करने जा रहे हैं? इस बात को लेकर के घटनाक्रम सामने आए हैं? नहीं, हमने ऑलरेडी आपके माध्यम से ये कहा है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और किसको जांच करनी चाहिए? रिटर्निंग ऑफिसर महोदय को, जो राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं, और चुनाव आयोग को। और हम लोग इस पर एक फॉर्मल लेटर भी लिख के देंगे कि इस तरह की बात हमारे ध्यान में आई है और अभी समय रहते ये तो ध्यान में आ गई, लेकिन पूरे देश में विभिन्न प्रदेशों में क्या हो रहा है, कैसे खरीद फरोख्त हो रही है, ये हम नहीं जानते हैं साइलेंटली क्या हो रहा है। तो इसलिए बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में खरीद फरोख्त अनइमेजिनेबल। सर, मगर इस पूरे चुनाव को जिस तरीके से आदिवासी एक मिनट वहाँ You have been the finance minister of BJP for successive terms. Even today, you must be having a lot of supporters there. Are they willing to trust vote for you? इंतजार कीजिए, उसका उत्तर मिल जाएगा। सिन्हा साहब, राष्ट्रपति के चुनाव तो आएंगे और हो जाएंगे, पर इस समय जो हालत है हिंदुस्तान की, प्रजातंत्र जिस तरह खतरे में है, आप एक विद्वान हैं, IAS रहे हैं, मंत्री रहे, तो क्या आने वाले समय में जो
2024 में चुनाव होने वाले, आने वाले समय में आप कोई विकल्प रखेंगे या किस तरह का आप तैयारी करवाएंगे, क्योंकि इससे तो प्रजातंत्र तो खतरे में हो गया है। देखिए, अगर मैं चुनाव जीत गया और राष्ट्रपति भवन पहुंच गया तो वहाँ पर जो भी शक्ति है, मॉरल और अदरवाइज, उसका उपयोग करके मैं सुनिश्चित करूँगा कि इन टेंडेंसीज पर रोक लगे। अगर मैं चुनाव नहीं जीता तो मैं अपने सब साथियों के साथ मिलकर भारत में लोकशाही को बचाने के लिए संघर्ष करूँगा। हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, लाठियाँ खाएंगे, गोलियाँ खाएंगे, लेकिन देश में प्रजातंत्र का हनन नहीं होना। सर राइट से ले लीजिए सवाल। सर राइट साइड सर। सर एनडीए पहले से कह रहा है कि 6.5 लाख वोट वैल्यू लगभग, उससे भी ज्यादा उनके पास है। शिवसेना ने आपका साथ छोड़ दिया, एमपी में आपको खरीद फरोख्त का सामना करना पड़ रहा है, समर्थन आप कहाँ से जुटाएंगे? ये क्यों कर रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं? Why are they doing it? जब 6.5 लाख या 8 लाख वोट उनको मिल चुका है तो why are they doing this? आप उनसे पूछे भारतीय जनता पार्टी से, why did they try to purchase this Congress MLA by offering him money? Why did they break or dislodge the Maharashtra government? These are all recent developments. Why did they try to buy MLAs, Congress MLAs in Goa? इसका एक ही मतलब हुआ ना कि वो जो बातें बोल रहे हैं कि 6.5 लाख वोट मिल गया और ये है, वो सब कोरी कल्पना है। कहीं ना कहीं अंदर से वो डरे हुए हैं कि वो नहीं होने वाला है जिसका वो प्रचार कर रहे हैं, कहीं उसके उलट ना हो। आप जो विधायक दल की बैठक में थे, तो क्या कांग्रेस एमएलए से इस बात की गारंटी दी है कि कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, उनका वोट जो है वो आपको जाएगा? ऐसा नहीं हो आखिरी में सर अंतरात्मा की आवाज आया? ये अंतरात्मा की आवाज़ से ही वो वोट देते कि वो जानते हैं कि देश की क्या तस्वीर है। कुछ आप में से लोग ना ही जानते हो, मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, पर आप खुद जानते हैं कि जिनको कोई अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनाई देती। मैं उस सब्जेक्ट में जाना नहीं चाहता, बहुत लंबा सब्जेक्ट है। हाँ, मेरे से ज़्यादा आप उन्हें पहचानते हैं, पर मुझे कोई शक नहीं कि हर कांग्रेस विधायक, हमारे जो उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा जी, आप लोगों ने भी बहुत राजनीति देखी है, राजनीतिक व्यक्तियों से आपका संपर्क रहा है, पर एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति 84 तक ये IAS में सीनियर पोजीशन में रहे, विभिन्न विभागों का अनुभव था। 88 में ये राज्यसभा सदस्य बने, वित्त मंत्री बने, 90 में ये वित्त मंत्री बने, लोकसभा चुनाव, लोकसभा में 3 टर्म्स में रहे, राज्यसभा में ये रहे, और 98 से 2004 तक ये वित्त मंत्री रहे और विदेश मंत्री रहे। कितने आप सब ने जिनसे आपका परिचय हुआ है, ऐसे अनुभवी राजनीतिक व्यक्ति से आपका संपर्क हुआ है, ये इनकी बैकग्राउंड है। ये नहीं कि हमने खड़ा कर दिया जिसका नाम कोई नहीं जानता देश में, ये नहीं कि किसी को खड़ा कर दिया जिसका कोई अनुभव नहीं, ये नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके सामने बैठ ना सके। आप जानते हैं मैं क्या जिक्र कर रहा हूँ। आपका कहना है कि द्रौपदी जी ऐसी है क्या? आपका कहना ये है कि द्रौपदी जी को कोई नहीं जानता तो मैं कुछ नहीं कह रहा, अगर आपको ये बात समझ नहीं आए तो मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये मैंने कहा था शुरू में, ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हाँ क्या ये राष्ट्रपति चुनाव की नहीं, हम मैंने इस प्रकार की राजनीति नहीं करी, ना तो मैं करूँगा। बीजेपी विधायक वैसे मेरे से बहुत संपर्क में रहते हैं, राष्ट्रपति चुनाव के विषय में नहीं, पर मैंने तो बहुत दफे आपको ही कहा मेरे संपर्क में रहते हैं, क्यों नहीं, वो भी देख रहे हैं, उनकी भी कोई अंतरात्मा की आवाज़ गूंज रही है
सोनिया जी को 21 तारीख को सोनिया जी को बुलाया, सोनिया जी 21 तारीख को सम्मन किया ईडी ने। कांग्रेस विधायकों को तो अभी से छापे पड़ रहे हैं, आगे क्या होगा? ये देखिए आगे क्या होता है, ये आप देख रहे हैं, आप इसके गवाह हैं, खुलासा करिए आप, देखते हैं आपका कौन सा खुलासा होता है। सोनिया जी को सम्मन किया है। एक दो बातें मैं कहना भूल गया। एक तो ये है कि आप देख रहे हैं कि रुपए का क्या हाल हो गया है बाजार में डॉलर के मुकाबले। इट इज़ गैलपिंग टुवर्ड्स ₹80 to $1। इतना तेजी से रुपए का ह्रास, रुपए के वैल्यू का ह्रास हमने कभी नहीं देखा है। होता है कि थोड़ा गिर गया, थोड़ा फिर ठीक हो गया, संभल गया, लेकिन इतनी तेजी से गिरता गिरता अब ₹80 to $1 होने जा रहा है। मैंने कभी भी रुपए की कीमत के ऊपर, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था तो मैंने कोई टिप्पणी नहीं की। आप अगर पुराना रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि मेरी तरफ से 7986 लेटेस्ट है, तो मेरी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं आज, उनका वक्तव्य आपको याद होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कहते थे इतने विद्वान अर्थशास्त्री हैं तो रुपए की कीमत क्यों गिर रही है? नेपाल की करेंसी नहीं गिर रही, वहाँ रुपए की कीमत क्यों गिर रही है? आप जानते हैं रुपए की कीमत जो थी जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो उस समय 58.44 था। रुपये टू $1 was 58.44. Today it has already touched 7986. क्यों? सरकार की तरफ से किसी को जवाब तो देना चाहिए ना। देश की जनता को जानने का हक है कि भाई आखिर हमारे देश की अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है। और एक दूसरा जो बिंदु मैं आपके सामने रखना भूल गया था, वो ये था कि जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, यहाँ के सरकारी कर्ज में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर। और जो आंकड़े हैं आप अवगत होंगे कि इट वाज मार्च 2020 में इट वाज 1.8 लाख करोड़, और मार्च 23 में सरकारी आंकड़ों के अनुसार इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी 3.25 लाख करोड़। 3.25 लाख करोड़ इतनी वृद्धि हो रही है, इतना बेहिसाब कर्ज यहाँ लिया जा रहा है। इज दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट? और भारत सरकार चुप है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। यही मतलब है डबल इंजन की सरकार। हाँ, एक है, मैं भूल गया कहना, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। अब उसके बदले हो जाएगा कर्ज निर्भर भारत और कर्ज निर्भर मध्य प्रदेश। सर, इसी से जुड़ा सवाल है कि जो हालात आज श्रीलंका के हो रहे हैं उसको लेकर के कई नागरिक आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि हमारी हालत भी वैसी हो जाएगी, क्योंकि आप वित्त मंत्री रहे और विदेश मंत्री रहे। इस नाते आप क्या मानते हैं कि क्या स्थिति रहेगी आने वाले समय में भारत की? नहीं, भारत की स्थिति श्रीलंका की नहीं होगी, क्योंकि हम लोग वन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री आधारित अर्थव्यवस्था नहीं है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था ज़्यादातर टूरिज़्म से चलती थी। आप जानते हैं कि कोविड के चलते उसके ऊपर बहुत असर पड़ा, फिर चाय के मार्केट के ऊपर असर पड़ा, जो उनका बहुत बड़ा व्यापार था। वो हमारी हालत नहीं होगी। लेकिन मैं आपको एक और आंकड़ा देना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले तक भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो $641 बिलियन, $641 बिलियन। रुपए को बचाते बचाते, नहीं तो रुपया और तेजी से गिरता, आरबीआई ने उसमें से $45 बिलियन अभी तक खर्च कर दिया। और आई एम ओनली होपिंग कि ग्लोबल कंडीशंस ऐसे नहीं बन जाएं कि देयर इज अ रन ऑन द रूपी।
और मैं जितना जानता हूँ कि यू कैन नेवर फाइट द मार्केट। मार्केट अगर डिटर्मिन्ड है कि 85 रुपये जाना चाहिए टू ए डॉलर रुपये की कीमत, यू कांट फाइट इट। वो अब जितना भी आप फॉरेन एक्सचेंज खर्च कर लें फिर वहीं पहुंच जाएंगे आप 85 रुपये पर। तो एक बहुत विकट परिस्थिति इस समय बन रही है एंड आर ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर डिप्लीटिंग वेरी फास्ट। एक मिनट इनका सर, एक सवाल ये है कि केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को बजट दिया है सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन अब वो बजट पूरा वापस मांग लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि मध्य प्रदेश उसको कैरी आउट नहीं कर पाया है और पूरा बजट वापस ले लिया गया है। तो आप बोल रहे हैं कि लगातार आप पर कर्ज लिया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार खुद ही मध्य प्रदेश से पूरा वापस ले रही है। हाँ, वापस लेगी, क्योंकि केंद्र सरकार के नियमावली के अनुसार एलोकेशन जो होता है उसके सामने स्टेट्स को योजना बनाकर भेजनी पड़ती है कि हम कैसे खर्च करेंगे, तब वो पैसा रिलीज़ होगा। आप इतने इनकॉम्पिटेंट हैं, इनकॉम्पिटेंट अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, आई एम सॉरी, लेकिन आप योजना भी नहीं बना के भेज सकते हैं तो क्या सरकार चला। सिन्हा साहब, एक सवाल इधर से ले लीजिए। What is your opinion regarding to senior leaders like Pramod Krishnan advising Congress party to support tribal and he is playing tribal card in his speech? He is giving suggestion that Motilal Nehru and Nehru family has been supporting to the tribal people and now even this time. So what is your opinion regarding this? नहीं तो मैंने तो थोड़ी देर पहले कहा कि उनको देश का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, तभी ना रियल उत्थान होगा। मध्य प्रदेश has the largest tribal population amongst all the states। ठीक है ना, मध्य प्रदेश से किसी को क्यों नहीं बनाया उम्मीदवार? उस खैर छोड़िए उसको। सर एक सवाल, सर हामिद अंसारी पे जो आरोप एक Sir, you said if you reach Rashtrapati Bhavan, you will see to it that CAA NRC is not implemented. Now, the point is, as president of this country, wouldn't you be concerned that there are 20 million Bangladeshis living illegally in this country? Why are you concerned about the CAA implementation? What are you afraid of? देखिए, उसका बहुत लंबा चौड़ा जवाब है और मैं आपको याद दिला दूं कि CAA जब आया कितनी जल्दीबाजी में वो कानून पास किया गया। मैंने एक यात्रा निकाली थी गेटवे ऑफ इंडिया से राजघाट तक और हम लोग कई लोग चल कर आए और रास्ते भर अपनी बात कहते रहे। आज भी मैंने जैसे उस कानून का अध्ययन किया है, आज मैं आपको इस मंच से कह के जाना चाहता हूँ कि CAA is such a foolishly drafted piece of legislation that it cannot be implemented। आज तक आप जानती हैं, कमलनाथ जी बैठे हैं, इनसे एक्सपीरियंस कोई नहीं है पार्लियामेंट्री अफेयर्स में, कि पार्लियामेंट का कानून लागू करने के लिए रूल्स बनती हैं। आज तक रूल्स नहीं बने CAA के, क्यों नहीं बने? इसीलिए उस समय in order to serve a political purpose, this act was hurriedly framed, hurriedly drafted, hurriedly passed. Now they can't implement it. सर आपसे ये है, हाँ। आपको अंतरात्मा की जो बात है उसकी बात है कि क्या आपकी अंतरात्मा ऐसे बोलती है कि आप कभी सहयोग करेंगे? नहीं, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत व्यक्तिगत है उनके लिए भी और मेरे लिए भी। हामिद अंसारी पे जो आरोप है इस पर क्या कहना है? हमने अखबार में आज देखा, मुझे बहुत गंभीर अफसोस है इस बात का कि हामिद अंसारी जैसे पेट्रियट, देशभक्त के खिलाफ, जिन्होंने सारी ज़िंदगी भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए फॉरेन सर्विस में बिता दी और उसके बाद वो देश के उपराष्ट्रपति बने, उस व्यक्ति के खिलाफ बिना सोचे समझे इस प्रकार का आरोप लगा दिया जाता है कि आप किसी डिस्कशन में गए हैं, किसी प्रोग्राम में गए हैं, वहाँ कोई और आया हुआ है, आयोजक ने बुलाया और आपके ऊपर तोहमत लगाई जा रही है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आपने बुलाया था उनको। बिल्कुल बेबुनियाद, और ये समाज को सांप्रदायिकता के आधार पर बांटने का एक और प्रयास है।
आपने सारी बातों के जवाब तो तकरीबन दे ही दिए हैं, मगर आप विद्वान आदमी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वित्त मंत्री हैं, ये बता दीजिए कि रुपया गिर क्यों रहा है? आसान शब्द हम सब समझते हैं। चलिए अलग से बता देंगे आप। ठीक है, आप खत्म करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सब हो गया, आपने बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जो मैं सोचता हूँ आपको दूसरे उम्मीदवार से भी पूछना चाहिए। और भोजन करके जाइएगा। धन्यवाद।